हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है उसके अंदर जो नंबर सिस्टम आता है उससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है उसको लेंगे। अभी तक मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन वाले पार्ट को भी किया हुआ है मैंने, और उसमें कुछ डिविजिबिलिटी के बारे में भी मैंने बताया है। तो थोड़ा सा और बेसिक जानकारी पहले लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग इसके क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक जानकारी में हम लोग नंबर के बारे में सबसे पहले नंबर के बारे में देखेंगे कि नंबर क्या चीज होता है, यानी संख्याओं का जो वर्गीकरण है इसको हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नंबर का क्लासिफिकेशन। तो देखिए सबसे पहले हमारी क्या आती है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। एक हमारा होता है काल्पनिक संख्या, जो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है? तो काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जो कि हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं, यानी जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उसको काल्पनिक जो है संख्या कहते हैं। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, काल्पनिक संख्या की एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि करड़ी में -3, इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, करड़ी में -3। इसी तरीके से करड़ी में 5 लिख दिया माइनस में, तो इसको भी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। ये सब हमारी कौन सी रेखा हो जाती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक, अब देखिए अभी वास्तविक संख्या कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा है, हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं जो है पूरी संख्याओं का संग्रह होता है काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। अब इसमें क्या क्या आ सकता है हमारा? देखिए वास्तविक संख्या दो भागों में डिवाइड होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या चीज होती है? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p के बटा में q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जिसको p के बटा में q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2 के बटा में 5, ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर केवल 3 लिख दिया तब भी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना। एक चीज याद रखिएगा, p के बटा में q के रूप में होना चाहिए, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, इसका ध्यान देना है। q नॉट इक्वल टू 0 बटे में रहेगा 0 तो नहीं होगी परिमेय संख्या, ऊपर 0 रहेगा तो चलेगा। अब जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने 0 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज होती है ये परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p के बटा में q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये मैंने √2 ले लिया, √3 ले लिया, √5 ले लिया, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। केवल यही नहीं, पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। केवल इतना ही नहीं, और अगर दशमलव वाले पॉइंट में मैं आप लोग को दिखाऊं कि 0.0120012, फिर यहाँ पर 0012, इस तरीके से करते रहे तो ये भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या का मतलब सिंपल वे में है कि इसको हम लोग p के बटा में q के रूप में लिखें, और अपरिमेय संख्या जिसको p के बटा में q के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को जो हम इरेशनल नंबर कहते हैं और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, ये चीज होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक, ये था हमारा परिमेय और अपरिमेय। अब इसके अलावा और चीजों को देखते हैं, जैसे हमारा अगर परिमेय के थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो ये दो भाग में और डिवाइड हो जाता है क्या, जिसमें से भिन्न भी होता है, दशमलव भिन्न, और इसके अलावा इसके अंदर पूर्णांक भी आता है। परिमेय संख्या में पूर्णांक भी होता है और भिन्न या दशमलव वाला भी होता है। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि भिन्न और दशमलव के साथ मैं अगर बताऊं आप लोगों को, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 0.2, ये हमारी क्या परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब ये दशमलव वाला है। और अगर भिन्न की बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया कि 1/3, ये भी परिमेय संख्या है। 0.2 लिखूं तो ये भी परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्या ही होगी हमारी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वही भिन्न या दशमलव, तो यहाँ पर दोनों एक ही चीज है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? p के बटा में q के रूप में हम लोग इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी,
तो यहाँ पर 0.2 के बटा में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग जब इसको लिखेंगे दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1/5। बोलो p के बटा में q के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, तो ये p के बटा में q का रूप का हो गया। तो ये परिमेय संख्या ये भी है, यानी परिमेय संख्या हमारी जो होगी भिन्न वाली भी दशमलव वाली भी ऐसी दशमलव और ऐसा भिन्न होना चाहिए। सभी दशमलव और सभी भिन्न को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ठीक है ना, इसका भी ध्यान आप लोग रखिएगा। अब जैसे इसके अंदर एक और आता है पूर्णांक, तो पूर्णांक के अंदर हमारा क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होता है, शून्य भी इसी के अंदर आ जाता है हमारा, ठीक। अब जैसे ऋणात्मक पूर्णांक का ये सब जितना भी है ये सब परिमेय संख्या, देखिए यहाँ से ये सारी चीजें परिमेय संख्या में ये सब इन सबको मिलाते हैं तो परिमेय संख्या बनती है, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो वास्तविक संख्या बन जाएगी हमारी। अब जैसे इसकी बात करें पूर्णांक में, ऋणात्मक पूर्णांक में हमारा क्या, कोई भी संख्या यदि अगर माइनस के अंदर ले लेते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं पूर्णांक की किसे कहते हैं, पूर्णांक में हमारा क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्या होती है और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसमें माइनस भी हो, प्लस भी हो, शून्य हो, शून्य भी होना जरूरी है, बिना शून्य का कोई संख्या पूर्णांक नहीं होगी, इसका याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ कि माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट कर दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से मैंने ले लिया और यहाँ पर इनफाइनाइट तक चला गया। तो इस तरीके से माइनस वाली भी संख्या इसमें शामिल है, प्लस वाली भी संख्या शामिल है, 0 भी हमारा इसमें है, तो इस पूरे के समूह को पूर्णांक कहते हैं। और अगर इसमें अलग अलग बात करें ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ऋणात्मक पूर्णांक हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो 0, देखिए 0 नहीं लिया जाएगा इसके अंदर ना, 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर आता है ना धनात्मक पूर्णांक के अंदर आता है। ये 0 को धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन ये भी हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये चीज हो गई हमारी, धनात्मक पूर्णांक 0 के दाहिनी तरफ वाला और ऋणात्मक पूर्णांक 0 के बाईं तरफ वाला हो जाएगा हमारा। अब इसमें आप लोग कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन ये एक चीज का ध्यान रखना है, पूर्णांक होना जरूरी है, क्योंकि मैं पूर्णांक के बारे में ही बता रहा हूँ, तो पूर्णांक होना जरूरी है। दशमलव की बात की तो यहाँ पर दशमलव था, दशमलव में हम दशमलव ले सकते थे, भिन्न ले सकते थे वो इसमें, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक में कोई भी संख्या ले सकते हो पूर्णांक में। अब जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मैंने ले लिया कि -20 ले लिया, ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और यहाँ पर अगर बात करें इसमें हमने ले लिया कि चलो मैंने यहाँ पर ले लिया 101, ये भी हमारा क्या पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पूर्णांक को लिख सकते हैं, इसको दशमलव में ही नहीं बना सकते, भिन्न में नहीं बना सकते, इसका यही रूल होता है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक हमारा कहाँ तक जाता है, तो धनात्मक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, दो चीज हो गई, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर या पूर्ण को हम लोग इंटीजर कहते हैं, यही चीज नेचुरल नंबर और इंटीजर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक जो संख्याएं होती है वो 1 से लेकर के, कहां से, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाती है। अब इसके प्राकृतिक संख्या की एग्जाम्पल की बात करूं तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 1 से शुरू होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, कौन, प्राकृतिक संख्या। और अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो केवल और केवल इसी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 0 लगा दिया जाएगा। देखो ये प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, इसमें हम लोग 0 लगा करके लिख दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अगर लिख दें तो ये जो संख्या का संग्रह बना हुआ है, जो संख्या का समूह प्राप्त हुआ है, ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, जिसको होल नंबर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं इसको हम लोग, इसका पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगी तो हमारा नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसी को 0 से शुरू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या कहा जाएगा। तो ये चीज हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं हम लोग, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है। इसके अंदर प्राकृतिक संख्या को भी मैंने देखो डिवाइड करके रखा हुआ है 3 भाग में।
एक अभाज्य संख्या है और दूसरा हमारा एक भाज्य संख्या, एक एकांक। एकांक का मतलब वही अकेला जो होता है उसको एकांक कहा जाता है। ठीक, अब अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है और जो है हमारा ये क्या बोलते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो इसमें हम लोग को याद मालूम होना चाहिए, अभाज्य संख्या जो केवल जो किसी से ना कटे, जो स्वयं से कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जो स्वयं से और एक से कटती हो, जो स्वयं से और केवल एक से कटे, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसका एग्जांपल, अभाज्य संख्या का मतलब मैंने बताया कि जो केवल और केवल स्वयं से कटती हो और एक से कटती हो। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब देखिए कि जितनी भी संख्या हम लोगों ने मैंने लिखा है, ये सारी की सारी संख्याएं एक से कटेंगी या तो फिर स्वयं से कटेंगी। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अभाज्य संख्या। और बात आती है कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो दो से अधिक, जिसका दो से अधिक गुणनखंड, एक तरीके से ये कह लो कि जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए इसका एग्जाम्पल भाज्य संख्या में, अब जिसे मैंने 4 ले लिया तो 4 का देखिए हमारा दो से अधिक गुणनखंड हो गया ना, 2 गुणे 2, 6 ले लिया, इसका भी हमारा गुणनखंड हो जा रहा है कितना, 2 गुणे 3। अगर इसी तरीके से 8 ले लिया तो इसका भी हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 3। इसी तरीके से मैंने 12 ले लिया, इसका भी हमारा गुणनखंड हो गया 4 गुणे 3। तो जिन संख्याओं का गुणनखंड हो जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं का गुणनखंड नहीं होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भाज्य, अभाज्य, एकांक, एकांक का मतलब एक होता है, और प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक पूर्ण संख्या। देखो भाज्य के अंदर एक नहीं लेते, अभाज्य के अंदर भी एक नहीं लेते। एकांक का मतलब होता है उसको एकांक में रख देते हैं एक, ठीक है ना, क्योंकि भाज्य के अंदर एक से कोई मतलब नहीं, तो अभाज्य में एक से भी कोई मतलब नहीं होता है, एकांक में एक आता है। ये मिला करके हमारा नेचुरल नंबर और जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर को मिलाते हैं तो हमारा क्या बोलता है धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर। शून्य और ऋणात्मक वाले को मिलाते हैं तो हमारा इंटीजर बनता है। भिन्न को और पूर्णांक को मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलता है इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल को मिला देंगे तो हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा नंबर। इस तरीके से नंबर सिस्टम का ये रूल होता है। तो ऐसे हम लोग नंबर सिस्टम देखते हैं। ये नंबर सिस्टम में ये इतना हो गया हमारा अभाज्य। अब इसमें कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बताऊं जिसको मैं ये कहूँ सह अभाज्य संख्या क्या चीज होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सह अभाज्य संख्या एक बताने जा रहा हूं, आप लोग उसको थोड़ा बेसिक तरीके से समझिएगा। सह अभाज्य संख्या मैं जो है इसकी डेफिनेशन नहीं लिखने वाला, बस मैं आप लोग को इसके बारे में बता दूंगा कि सह अभाज्य संख्या क्या चीज होती है। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो हमारा, वो एक होना चाहिए। सह अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर बोला जाता है इसको, जिसका HCF केवल और केवल या महज हिंदी में बोलते हैं वो एक रहना चाहिए। ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो 2, और एक चीज याद रखिएगा सह अभाज्य संख्या हमेशा दो संख्याओं का संग्रह होती है। इसमें दो संख्या हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 2 और 3। इसी तरीके से अगर मैं और इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल ले ले रहा हूं, 11 और 13 ले लिया मैंने। ये भी हमारा क्या सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 होना चाहिए। दोनों का देखो मौस 1 या एलसीएम दोनों का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरीके से मैंने ले लिया 16 और 9 ले लिया। ये भी हमारी क्या है सह अभाज्य संख्या। दोनों का मौसा हमारा कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा हो गया सह अभाज्य संख्या। तो इसका भी ध्यान रखिए कि चूंकि सह अभाज्य संख्या पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये हमारा हो गया सह अभाज्य संख्या। और जो अगर एक और बात करें, युग्म अभाज्य संख्या एक होता है हमारा, क्या होता है युग्म अभाज्य संख्या।
अब देखिए युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है। युग्म अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जब दो लगातार अभाज्य संख्याओं में दो का अंतराल के साथ हो तो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या ही रहे, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी, लेकिन दोनों का जो अंतर होगा वो 2 का होगा। जैसे यहाँ पर बात करें कि 5 3, ये क्या हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 का अंतर है ना, 3 5 भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मैंने ले लिया कि यहाँ 5 7, बोले 2 का अंतर है लेकिन अभाज्य संख्या है, तो ऐसे को युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर 11 और 13 ले लें, 11 13 में 2 का अंतर है और ये हमारा क्या हो रहा है, सहअभाज्य संख्या है। अगर ऐसी बात करें हमारा हो जाएगा 17 और 19 भी हो जाएगा। इसी तरीके से इसी डेफिनेशन के अनुसार ये हमारा हो गया ये वाला क्या हो गया हमारा युग्म अभाज्य संख्या। और ये इस तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं सम और विषम संख्या की। ठीक, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये भी आप लोगों को पूछता रहता है। सम संख्या पूछना ही बल्कि दिया ही रहता है, सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या का मतलब हम सीधे सीधे जाते हैं, जिसका गुणनखंड 2 होता है उसको सम संख्या कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि 2 4 6 8 10, इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है। इसमें सम संख्या में 0 भी ले सकते हैं हम लोग, 0, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि अगर 0 आता है तो वो भी हमारी संख्या कैसी कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर देख लेते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड 2 न हो, जो संख्या 2 से नहीं कटती है, तो 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से हमारा चलता चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। इस तरीके से जो हमारी ये संख्याएं होती हैं, ऐसे इस प्रकार की संख्या होती है। सारी संख्याओं को अगर आप लोग याद रखते हैं तब जाकर के हम लोग इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग हल करेंगे, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये बेसिक जानकारी थी, मैंने आप लोग को बेसिक जानकारी दे दी, एग्जाम्पल दे दे करके आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ के रखिए। क्योंकि जब क्वेश्चन करवाया जाए इन सब फॉर्मूले पर, इन सब चीजों पर यदि अगर क्वेश्चन करवाया जाए तब आप लोगों को वो सारा क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए। इस चीज को नोट करके रखना, इस चीज को हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बालकों को और सभी दोस्तों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से यदि अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को जो है सही समय पर सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन्हीं सब चीजों पर क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे अब।